स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। आज की क्लास है एमपीटेड वक्तिम पर्यावरण की क्लास नंबर 6 रहेगी और आज का टॉपिक हमारा रहेगा खेल व्यायाम और योगासन का टॉपिक रहेगा। इसमें एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। एनसीईआरटी बुक का पूरा निचोड़ रहने वाला जो आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग करने वाले हैं। सिलेबस भी आपका सभी लोगों का आ चुका है कि वर्ग 3 पात्रता परीक्षा का सिलेबस रहेगा, सभी को पता है। बाल विकास सीडीपी 30 नंबर की रहेगी, मैथ्स 30 नंबर का रहेगा जिसमें 15 नंबर की पेडागोजी, 15 कंसेप्ट रहेंगे, 30 नंबर की हिंदी रहेगी यानी 15 पेडागोजी, 15 ग्रामर का पोर्शन रहेगा, अपृत गद्यांश पद्यांश रहेंगे। 30 नंबर संस्कृत इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज रहेगा, वही चीज़ें होंगी, 30 नंबर का रहेगा। और 30 नंबर का पर्यावरण आपको पूछा जाएगा और 30 नंबर की गणित और 30 नंबर की बाल विकास, 30 नंबर की हिंदी प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा संस्कृत इंग्लिश जो भी आप लेंगे। ठीक है, तो ये सिलेबस आ चुका है। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारी क्लास चल रही, बाकी सभी क्लासेस चल रही हैं। यहाँ पे आई बटन पे प्लेलिस्ट आप सभी लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए देर न करते शुरुआत करें। आज का टॉपिक रहेगा खेल व्यायाम और योगासन। इसमें पेडागोजी के भी कुछ क्वेश्चन करेंगे, कंसेप्ट भी करेंगे और एमसीक्यूज भी क्वेश्चन करेंगे। चलिए, खेल क्या है दोस्तों? खेल वे गतिविधियां हैं जिनमें शारीरिक मानसिक विकास दोनों प्रकार से होता है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि इंडोर खेल और आउटडोर खेल। इंडोर खेल कैसे होते हैं? जैसे शतरंज हो गया, कैरम हो गया, ये इंडोर खेल कहलाते हैं। और आउटडोर खेल कहलाते हैं जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, ये ग्राउंड ओपन होता है। इंडोर में ग्राउंड क्लोज होता है। शतरंज, कैरम ये इंडोर गेम कहलाते हैं, इंडोर खेल कहलाते हैं। आउटडोर, इन दोनों में डिफरेंस पूछिए, कभी कभी पूछिएगा इनमें से आउटडोर खेल कौन सा नहीं है, इनमें से इंडोर खेल कौन सा नहीं है, तब आपका जवाब होना चाहिए। इस प्रकार से पूछा जा सकता है। खेल में शारीरिक विकास होता है, महत्व है, और मानसिक विकास। खेल में किस प्रकार का महत्व माना गया है? तो शारीरिक और मानसिक विकास दो प्रकार से महत्व होते हैं। और टीम भावना में अनुशासन जागृत होता है। और व्यायाम एक्सरसाइज क्या है? तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नियमित शारीरिक क्रिया को व्यायाम कहते हैं, जैसे दौड़ना, कूदना, स्ट्रेचिंग करना और साइकिल चलाना, ये हमारे सारे व्यायाम के हिस्से में आते हैं। ठीक है, इससे लाभ क्या होता है? व्यायाम से शरीर मजबूत बनता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, मोटापा कम होता है, मन प्रसन्न होता है। अब योगासन की बात कर लेंगे। योगासन क्या है? योग ऐसी प्राचीन पद्धति है जो शरीर, मन और आत्मा का संतुलन बनाए रखती है। योग को लोकप्रिय बनाने में पतंजलि का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। और इनमें से प्रमुख जो योगासन हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। ताड़ासन शरीर को सीधा रखने में मदद और ऊंचाई बढ़ाने में सहायक होता है। अब यहाँ से प्रश्न आएगा कि शरीर को सीधा रखने और ऊंचाई में बढ़ाने कौन सा योगासन करना चाहिए? ताड़ासन, वृक्षासन, भुजंगासन। तो आप क्या जवाब देंगे? तो ताड़ासन होगा। अगर शरीर को सीधा रखना है यानी मदद ऊंचाई में बढ़ाने में सहायक करना तो ताड़ासन योग किया जाता है। और वृक्षासन संतुलन बढ़ाता है, ध्यान केंद्रित करता है। फिर भुजंगासन है। भुजंगासन में क्या होता है? रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है और पीठ में दर्द में लाभ होता है। या ऐसे पूछा जा सकता है भुजंगासन व्यायाम करने से क्या क्या लाभ होगा या कौन सा लाभ होगा? तो पीठ में दर्द कम हो जाएगा, रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है। एक होता है पद्मासन, 4 आसन है। पद्मासन ध्यान के लिए, सर्वोच्च मानसिक शांति के लिए पद्मासन का प्रयोग किया जाता है। तो ताड़ासन, वृक्षासन, भुजंगासन और पद्मासन, ये 4 चीज़ योगासन, योग के आसन है जो आपको ध्यानपूर्वक माइंड की मेमोरी में सेव कर लेना है। फिर अगला योग के लाभ देखिएगा। योग करने से तनाव कम होता है, एकाग्रता बढ़ती है, शरीर लचीला बनता है और मानसिक संतुलन बनाए रखता है। ये हमारे योग के लाभ है अगर आप योग करते हैं। बच्चों के लिए खेल और योग का क्या महत्व है? तो बच्चों में खेल का महत्व ऊर्जा का सही उपयोग, अनुशासन, आत्मविश्वास और सामाजिक विकास, ये 4 बिंदु हैं। 4 बिंदुओं पर जो है बच्चों के खेल और योग का महत्व हो जाता है। इन्हीं से कोई कहानी, कविता जोड़कर आपसे पूछ ली जाएगी। क्या क्या सावधानियां बरतना चाहिए? खाली पेट योग करना है, प्रशिक्षक के मार्गदर्शन में करें, अधिक जोर नहीं लगाना है, साफ और शांत स्थान को चुनना है। अब इससे पेडागोजी कुछ है कि ईवीएस में कैसे पढ़ाएं इस पार्ट को? तो गतिविधि आधारित शिक्षण करके, खेल के व्यायाम से सीखना या खेल के माध्यम से सीखना, योग का प्रैक्टिकल अभ्यास और समूह कार्य। पेडागोजी में आएगा तो इनसे रिलेटेड पूछा जाएगा। इसमें शिक्षक की भूमिका क्या होती है? तो बच्चों को सक्रिय बनाना होता है, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना होता है और खेल भावना विकसित करना होता है। 3 चीज़ें होती हैं जो शिक्षक की भूमिका होंगी। और परीक्षा के लिए में क्या महत्वपूर्ण है कि खेल जो होता है शारीरिक और मानसिक दोनों मिला के बनता है। व्यायाम में नियमित शारीरिक क्रिया, योग शरीर और मन संतुलित होना है। प्रमुख आसन ताड़ासन, वृक्षासन, भुजंगासन और पद्मासन,
इसमें से ईवीएस में एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। अब आइए एमसीक्यूज करेंगे। यहाँ पे टोटल हम 25 प्रश्न करने वाले हैं, जिसमें आपके कंसेप्ट के रहेंगे, कुछ पेडागोजी के भी क्वेश्चन करेंगे। तो 25 में से आप लोगों को क्या फीडबैक है, सभी को कमेंट करना, प्रत्येक ब्रदर सिस्टर टीचर्स को जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। और हमारी टॉपर नोट्स भी आ चुकी है। टॉपर नोट्स प्राप्त करने के लिए आज ही व्हाट्सएप मैसेज करें 9630689598। इसमें जब आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको टीम जो है फॉरवर्ड कर देगी, डिटेल आपको मिल जाएगा किस प्रकार से आपको नोट्स प्राप्त हो सकते हैं। प्रश्न है, खेल शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? केवल प्रतियोगिता, केवल मनोरंजन, ये समग्र विकास एवं सामाजिक कौशल, या समय व्यतीत करना। अब देखिए निगेटिव केवल समय व्यतीत करना, यह भी निगेटिव हो जाएगा, अर्थात समग्र विकास एवं सामाजिक कौशल। तो खेल शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होगा समग्र विकास एवं सामाजिक कौशल, इज द राइट आंसर हो जाए। इस टॉपिक से एक प्रश्न आएगा योग योगासन से, ठीक है, तो ध्यानपूर्वक समझना है। योग और व्यायाम में मूलभूत अंतर क्या होता है? दोनों समान है। योग केवल शारीरिक है। योग शरीर मन दोनों पर कार्य करता है, या व्यायाम मानसिक है? तो मेरे प्यारे में सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्व व्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, कि योग और व्यायाम में मूलभूत अंतर केवल किसका होता है? योग शरीर मन दोनों का कार्य करता है। थर्ड ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला कि निम्न में से कौन सा कथन सही दिया गया है? खेल केवल बच्चों के लिए है, खेल केवल बुजुर्गों के लिए है, खेल और योग सभी आयु के वर्ग के लिए है, व्यायाम केवल खिलाड़ियों के लिए। तो जहाँ पे केवल आए उसको काट दीजिए, बाकी जिसमें केवल ना हो उसको सही कर लीजिए। अर्थात कौन सा कथन सही है? खेल और योग सभी आयु के वर्ग के लिए है, ना बूढ़े बच्चे महिला पुरुष सभी के लिए है, सभी के लिए खेल बनाया गया है। अगला, यदि कोई छात्र खेल में रुचि नहीं लेता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? दंड देना चाहिए, अनदेखा कर देना चाहिए, प्रेरित करना और सरल गतिविधियां देना चाहिए, उसे खेल से बाहर करना चाहिए। देखिए दंड देना निगेटिव हो गया, अनदेखा कर देना, भाई किसी भी छात्र को अनदेखा कर देंगे तो शिक्षक रूप में सभी आपके लिए सभी समान बराबर हैं, तो आपको भी अनदेखा नहीं कर सकते हैं। उसे खेल से बाहर करना, तो खेल से बाहर करना भी निगेटिव हो जाएगा। तो शिक्षक क्या करें? अगर बच्चा खेल में रुचि नहीं ले रहा है तो उसे प्रेरित करिए और सरल गतिविधियां उसको दीजिए, इसलिए दिए ताकि बच्चा कर पाए। योगाभ्यास में श्वसन का क्या महत्व होता है? केवल दिखावा है, शरीर में थकाने के लिए, मन और शरीर के संतुलन के लिए, या समय व्यतीत करने के लिए? आप समझ गए होंगे कि योगाभ्यास में श्वसन का मत का मन और शरीर को संतुलित करना है। जब पॉजिटिव प्रश्न है तो पॉजिटिव ऑप्शन भी हम चयन करेंगे, ढूंढेंगे, खोजेंगे। बस यही चीज़ें तो समझना है। जो ये चीज़ें समझ गया टीटी एग्जाम 101% क्वालिफाइड कर गया, ये ध्यानपूर्वक समझिएगा। सभी लोग कमेंट कीजिए। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। आप सभी के माता पिता को प्रणाम और नमस्कार करते हैं। चाहते हो भुजंगासन और तड़ासन में मुख्य अंतर क्या होता है? अभी हमने बताया था, दोनों समान है, एक संतुलन है तो दूसरा लचीलापन बढ़ाता है, दोनों दौड़ से संबंधित है, दोनों केवल ध्यान के लिए। अब देखिए हमसे नहीं आ रहा कि इसमें दोनों तीनों में दोनों दिया गया, इसमें क्यों नहीं दिया गया है? मतलब कहीं ना कहीं इससे कनेक्टेड हो रहा है। अर्थात भुजंगासन एक संतुलन है और तड़ासन दूसरा क्या है? तड़ासन एक लचीलापन को बढ़ाता है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएगा। इस तरह को ऑप्शन को हमें देखना है। कोई ज़रूरी नहीं कि हमारा पढ़ा हुआ एग्जाम में आएगा, पढ़ा हुआ नहीं आएगा तो फिर क्या करेंगे? तब फिर यही ट्रिक हमारी लॉजिक काम करेगी। खेलों में नियमों का पालन ना करने से क्या प्रभाव पड़ता है? प्रदर्शन बेहतर होता, अनुशासन बढ़ेगा, अव्यवस्था और विवाद बढ़ेगा, या कोई प्रभाव नहीं होगा? तो मेरे प्यारे में तब सभी लोग जानते हैं कि खेलों में नियमों का पालन ना करने से क्या प्रभाव पड़ेगा। खेलों में नियमों का पालन नहीं करेंगे तो इसमें अव्यवस्था और विवाद बढ़ेगा। अगर आप पालन करेंगे तो प्रदर्शन बेहतर होगा, अनुशासन बढ़ेगा पालन करने से। तो नियमों का पालन नहीं करेंगे तो अव्यवस्था आएगी और विवाद बढ़ेगा, इसलिए क्वेश्चन थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, योग में एकाग्रता का संबंध किससे होता है? शरीर, मन, भोजन या खेल से होता है? सभी लोग बताइएगा। जी हाँ दोस्तों, योग में एकाग्रता का संबंध किससे होता है? योग में एकाग्रता का संबंध मन से होता है। बी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, नियमित व्यायाम ना करने का परिणाम क्या होता है? अगर आप नियमित व्यायाम नहीं करते हैं तो स्वास्थ्य सुधार नहीं होगा, रोग की संभावना बढ़ेगी, ऊर्जा नहीं बढ़ेगी, संतुलन बढ़ेगा, संतुलन भी नहीं बढ़ेगा। अगर नियमित व्यायाम ना करने का परिणाम क्या है? सेकंड ऑप्शन इधर राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बच्चों में टीम भावना कैसे विकसित होती है? एक शिक्षक के रूप में आपसे प्रश्न पूछ लिया गया कि आप बताइए कि बच्चों में टीम भावना कैसे विकसित होगी? पढ़ाई से, खेल गतिविधियों से, परीक्षा से, या दंड से?
तो अभी तो खेल का चैप्टर चल रहा है, तो आप सभी लोग फट से बता दें खेल गतिविधि, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं पता चलेगा कि कौन कहाँ से प्रश्न किस चैप्टर से आया। तो बच्चों में टीम भावना, मतलब कहीं टीम भावना समूह का जिक्र हुआ है तो खेल से संबंधित हो ही होगा, ये ध्यान देना। खेल शब्द, स्पोर्ट्स शब्द हमें ढूंढना है बिल्कुल आंख बंद करके। कक्षा में कुछ बच्चे खेल में भाग नहीं लेते हैं तो शिक्षक क्या करेंगे? आप खुद बताइए। आपकी कक्षा के छात्र हैं, आपकी कक्षा की नियुक्त हो गई, आप उस कक्षा के अध्यापक हैं, शिक्षक हैं। कुछ बच्चे खेल में भाग नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे? उन्हें मजबूर करेंगे, अलग कर देंगे, उनकी रुचि के अनुसार गतिविधि देंगे या दंड देंगे? तो शिक्षक को क्या है, रुचि को पकड़ के चलना है, बालक की रुचि को। तो उनकी रुचि के अनुसार कोई गतिविधि ऐसी दे दीजिए जिसमें बच्चे खुश हो, उन्हीं की रुचि के अनुसार दीजिए ताकि बच्चे सीखें। अगला, योग सिखाने के दौरान शिक्षक को क्या ध्यान रखना चाहिए? गति तेज रखें, सही विधि और सुरक्षा, जल्दी समाप्त करें या कठिन आसन करवाएं। देखिए गति यहाँ पे तेज हो गया, जल्दी शब्द हो गया, कठिन हो गया, ये शब्द क्या है, लेकिन सही विधि और सुरक्षा ये बेहतर ऑप्शन कह रहा है। योग सिखाने के दौरान शिक्षक को क्या ध्यान रखना है? सही विधि को और सुरक्षा का, दोनों का ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, अधिक प्रतिस्पर्धा का बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर कोई अधिक प्रतिस्पर्धा हुई तो उसमें बच्चों का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बच्चा तनाव और दबाव बढ़ाता है। जो अधिक प्रतिस्पर्धा होगी उससे बच्चों में क्या है, तनाव भी बढ़ेगा और दबाव, दोनों चीज़ें बढ़ती हैं। यदि कोई बच्चा योग करते समय असहज महसूस करे, योग करे लेकिन वो अच्छे तरीके से ना कर पाए, तो एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? तो कहीं ना कहीं उसे आराम करने दें। यदि कोई बच्चा असहज महसूस करे उसको रिलैक्स करने दीजिए, आराम करेगा बेहतर करेगा, और आराम नहीं करेगा तो और आगे चल के प्रॉब्लम हो सके, फ्रैक्चर जैसी समस्याएं आ सकती है, नुकसान हो सकता है। खेल के माध्यम से कौन सा जीवन कौशल विकसित होता है? तो निर्णय क्षमता भी आती है, सहयोग की भावना भी आती है, नेतृत्व करने की भी क्षमता आती है, अर्थात उपरोक्त भी हो जाएगा। तो खेल के माध्यम से तीनों चीज़ों को बच्चों में सिखाया जा सकता है, सीखा जा सकता है। विद्यालय में योग को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यालय में भी अब योग चैप्टर को शामिल किया गया, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? प्रतियोगिता करना, मानसिक और शारीरिक संतुलन बनाना, समय व्यतीत करना या केवल अभ्यास? तो केवल समय, प्रतियोगिता या मानसिक, दोनों में से क्या होगा? विद्यालय में योग को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य होता है मानसिक और शारीरिक संतुलन। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग समझ गए? बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। बच्चों में अनुशासन विकसित करने का सर्वोच्च तरीका क्या होता है? अगर बच्चों में अनुशासन व्यक्त करना है तो खेल और गतिविधियां अपनाइए, बच्चे बेहतर तरीके से अनुशासित होंगे और उनका अनुशासन भी विकसित होगा। अगला, व्यायाम के दौरान अत्यधिक थकान होने पर क्या करना चाहिए? अक्सर आप देखते होंगे व्यायाम है, और व्यायाम के दौरान अगर अत्यधिक थकान हो जाता है तो थकान के समय आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना चाहिए? थकान के समय आराम, रिलैक्स करना, रेस्ट करना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खेल आधारित शिक्षण का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? समय बचता है, रुचि और सहभागिता बढ़ती है, केवल मनोरंजन होता है या परीक्षा आसान होती है? तो मेरे प्यारे मित्र, आप सभी लोग जानते हैं खेल आधारित शिक्षण का सबसे बड़ा जो लाभ होता है वह रुचि और सहभागिता बढ़ती है। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। नो डाउट सारी चीज़ें क्लियर हुई। बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, योग का अभ्यास किन परिस्थितियों में नहीं करना चाहिए? जो योग का अभ्यास होता है वह किन परिस्थितियों में नहीं करना चाहिए? खाली पेट, बीमारी, सुबह या शांत स्थान? देखिए खाली पेट करना चाहिए, सुबह करना चाहिए, शांत में करना चाहिए, लेकिन बीमारी में नहीं करना चाहिए। अगर आपकी कोई बीमारी है, बीमार हैं, तो आपको योग का अभ्यास नहीं करना है। अगला प्रश्न है, ईवीएस में खेल को क्यों शामिल किया जाता है? ईवीएस में खेल को समग्र विकास के लिए शामिल किया जाता है ताकि बच्चे बेहतर सीख सकें और बच्चे का समग्र विकास हो सके। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का क्या प्रभाव पड़ता है? रटना बढ़ाना, समझदारी, डर या तनाव, क्या बढ़ाता है? तो जो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होती है इसका प्रभाव होता है, इस क्या बढ़ती है? बच्चों में समझ बढ़ाती है, बच्चों में समझदारी को बढ़ाती है। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है कि योग सिखाने की सबसे प्रभावी विधि कौन सी होती है? व्याख्यान, प्रदर्शन, परीक्षा या नोट्स? तो योग सिखाने की सबसे बेहतर प्रभावी विधि होती है प्रदर्शन। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला, शिक्षक को खेल में क्या भूमिका निभानी चाहिए? नियंत्रक की, मार्गदर्शक और प्रेरक की, दंडदाता की या परीक्षक की? तो सभी लोग जानते हैं परीक्षक, दंडदाता। अब नियंत्रक या मार्गदर्शक और प्रेरक,
तो प्रेरक शब्द जुड़ गया तो ये ज़्यादा अब इसमें बल पड़ रहा है। तो शिक्षक को खेल की भूमिका निभानी चाहिए, किस प्रकार के मार्गदर्शक और प्रेरक के रूप में निभानी चाहिए। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि ईवीएस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ईवीएस का मुख्य उद्देश्य ज्ञान देना, व्यवहार परिवर्तन करना, परीक्षा या रटना, सभी बताइए। ईवीएस का इनमें से कौन सा मुख्य उद्देश्य है। तो मुख्य उद्देश्य होता है व्यवहार परिवर्तन। खो खो में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं। जो खो खो खेल होता है उसमें दोस्तों कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं, ये ध्यान देना। प्रश्न को एक टीम में बताना है, आपका प्रतिद्वंदी का नहीं बताना है, केवल एक टीम में। 11 खिलाड़ी होते हैं, 17, 12, 9, कितने खिलाड़ी होते हैं। अगर आपको पता है कमेंट करें, नहीं पता फिर भी अपना ओपिनियन फीडबैक देते चलें प्रत्येक क्वेश्चन का। मैं जानना चाहता हूँ 20 क्वेश्चन रहेंगे, टॉप 20 में से आपका आंसर कितना है, फटाफट कमेंट करेंगे। खो खो में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं। अगर आपका जवाब 9 है कि खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। प्रत्येक टीम में देखिए खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है और 8 खिलाड़ी इसमें अतिरिक्त होते हैं। खो खो जो गेम है, खेल है, 9 खिलाड़ी होंगे टीम के। प्रत्येक टीम में 9 संख्याएं होती हैं खिलाड़ियों की, और इनमें अतिरिक्त जो खिलाड़ियों की संख्या 8 होती है। दूसरा प्रश्न है, स्क्रीन पर है, वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। जो वाटर पोलो गेम होता है उसमें एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या पूछा गया है। 5 होती है, 6 होती है, 7 होती है, 8 होती है, नीचे कमेंट कीजिए। वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए प्रत्येक टीम में 6 क्षेत्र के खिलाड़ी होते हैं, और एक क्या होता है सभी लोग जानते हैं, गोलकीपर होते हैं। गोलकीपर से बनी होती है, एक क्या है, गोलकीपर से बनी होती है, और प्रत्येक टीम में 6 क्षेत्र के खिलाड़ी होते हैं। ये भी अगर ज़्यादा टफ आएगा तो पूछ लिया जा सकता है कि क्षेत्र के खिलाड़ी कितने होते हैं, तो 6 होते हैं, और एक गोलकीपर होता है। गोलकीपर को छोड़कर खिलाड़ी आक्रामक और रक्षात्मक दोनों भूमिकाओं में भाग लेते हैं। प्रश्न आ सकता है कि कीपर को छोड़कर कितने खिलाड़ी आक्रामक रक्षात्मक दोनों भूमिकाओं में भाग लेते हैं, तो आपके 6 खिलाड़ी ही कहलाएंगे। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, स्क्रीन पर है, एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। एक जो पोलो टीम होती है उसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो अभी हमने बात किया, देखिए एक अभी हमने जो पिछला क्वेश्चन था ये क्या था, वाटर पोलो। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही कन्फ्यूजन होता है। वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है, और एक पोलो गेम जो होता है, एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो यहाँ पर 4 होता है, आपको ध्यान देना है। ठीक है, आई थिंक आप लोग अच्छे तरीके समझ पा रहे होंगे। आई थिंक सभी प्यारे मित्र वीडियो को लाइक अवश्य कर लिया होगा, दिल से लाइक करें, क्योंकि दिल से जो चीज़ें हम स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, हमारा माइंड एब्जर्व करता है। हो सके तो पेन और रफ पेन लेके थोड़ा नोट्स भी बनाते चलिए, क्योंकि जो हमारा जो माइंड कहता है, जो आप कलम से अपने रफ या कॉपी में लिखते हैं, माइंड सबसे ज़्यादा उसको एब्जर्व करता है। आइए देखते हैं, जैसे गर्मी का मौसम है ना, तो पानी क्या मिट्टी ज़्यादा सोखती इस समय। उसी प्रकार वैसे अगर जब हम अपने हाथ से कुछ चीज़ें लिखते हैं जैसे, तो हमारा माइंड ज़्यादा एब्जर्व करता है, सोखता है। अगला प्रश्न, क्या सोखता है, नॉलेज सोखता है। अगला प्रश्न, बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। 9 होती है, 11 होती है, 15 होती है, 7 होती है, नीचे कमेंट करेंगे। हम बेसबॉल की बात कर रहे हैं, बेसबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। आपका कमेंट कहता है कि 9 होती है। खो खो और बेसबॉल ये दोनों ऐसे गेम हैं जिनमें खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। 6, 7, 8, 9। तो वॉलीबॉल के प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो वॉलीबॉल के प्रत्येक टीम में 6 खिलाड़ी एक टीम में, और प्रतिद्वंदी खिलाड़ी में 6 होते हैं। ठीक है, तो वॉलीबॉल के प्रत्येक टीम में पूछा गया है खिलाड़ियों की संख्या 6, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है। दोस्तों बात करें बास्केटबॉल के खेल में दोनों ओर कितने कितने खिलाड़ी होते हैं। अब इस पर दोनों ओर पूछा गया है। 5-5 खिलाड़ी होते हैं, 6-6 होते हैं, 7-7 होते हैं, 4-4 होते हैं। हम बात कर रहे हैं किस स्पोर्ट्स की, किस खेल की, बास्केटबॉल की बात कर रहे हैं। दोनों ओर कितने कितने खिलाड़ी होते हैं। तो आपका जवाब है कि बास्केटबॉल में एक तरफ 5 खिलाड़ी होता है और दूसरी तरफ भी 5 खिलाड़ी होते हैं। दोनों तरफ 5-5 खिलाड़ी बास्केटबॉल पर होते हैं। देखिए बास्केटबॉल एक टीम खेल है जिसमें 5 सक्रिय खिलाड़ी वाले 2 टीमें होती हैं, जो एक दूसरे की खिलाड़ी
एक जो है 10 फुट यानी 3.048 मीटर ऊंचे घेरे गोल में संगठित नियमों के तहत एक गेंद डालकर अंक अर्जित करने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा सर्किल में जो ऊपर रहता है डाला जाता है, एक जॉल रहता है, उस जॉल के अंदर, ठीक है, बॉल को डाला जाता है। अगला प्रश्न, कितने खिलाड़ी एक टीम में मैदान में क्रमशः खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल खेलते हैं? अब चारों को एक साथ नॉलेज बहुत ज़रूरी है। पहला खो खो, तो खो खो में हमने देखा कि 9 खिलाड़ी हैं, ठीक है। अब देखिए, अब स्टार्टिंग में 9 किसमें दिया, तो सी ऑप्शन दिया, तो यहाँ पर सी ऑप्शन होगा। हमें नहीं पता है वॉलीबॉल बास्केटबॉल का, हमें केवल पता है खो खो और कबड्डी का पता है। तो हमें पता है खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं और कबड्डी में 7 होते हैं, इतना पता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वैसे खो खो में कितने होंगे, 9, कबड्डी में 7, वॉलीबॉल में 6 और बास्केटबॉल में 5, यानी ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बेसबॉल खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या क्रमशः होती है, अगर आपको बताना है, 5 6 9, 6 5 9 यह आपका 6 5 9 या 6 5 7 होता है। देखिए वॉलीबॉल की बात करते हैं तो 6 होता है, तो 3 में 6 दिया गया है। इसके बाद देखिए बास्केटबॉल, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं, तो अब हमें 2 ऑप्शन को करना है, ठीक है, सी ऑप्शन है, सी और डी बचा। अब बेसबॉल की बात करेंगे, तो बेसबॉल सभी लोग जानते हैं, बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं, तो अर्थात हमारा कौन सा आ जाएगा, 6 5 9, यानी वॉलीबॉल में 6, बास्केटबॉल में 5 और बेसबॉल में 9 खिलाड़ी, अर्थात हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वह हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं, कबड्डी के खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है। भारत का सभी लोग जानते हैं, गांव का जो सर्वप्रथम प्राचीन खेल कबड्डी खेल है, और कबड्डी अब आपको पता है नेशनल लेवल पर भी आ चुका है यह गेम। तो कबड्डी के खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 5 6 7 8 होती है। अब आप क्या करेंगे, कमेंट करके बताइएगा। हम वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं, और अभी हमने जो पिछला गेम यहाँ पे देखा कि बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं, तो 5 और 6 ये तो 2 होगा नहीं, अब होगा 7 या 8। तो कबड्डी के खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं, किस समूह के खेलों में प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं? किस समूह की बात करेंगे, कबड्डी तो आपको पता होगा पिछले ही क्वेश्चन में, एक और समूह बताइए। अब देखिए कबड्डी आपके देखिए 2 ऑप्शन पे दिया हुआ है। अब बास्केटबॉल हमने क्या देखा अभी, कितने खिलाड़ी होते हैं पिछले ही क्वेश्चन में, तो बास्केटबॉल का भी हमें पता है। हम बात करेंगे सी ऑप्शन की। देखिए बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं और कबड्डी में 7 होता है, लेकिन दोनों पक्ष में 7 खिलाड़ी होना चाहिए, तो वह वाटर पोलो और कबड्डी। वाटर पोलो और कबड्डी 2 ऐसे गेम है जिनमें 7-7 खिलाड़ी होते हैं, तो हमारा जोड़ा कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खेल को प्रत्येक पक्ष की टीम में 11 खिलाड़ी नहीं होते हैं? नेगेटिव नकारात्मक प्रश्न भी आएगा। अब देखिए क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं, हॉकी में 11 होते हैं और फुटबॉल में 11 होते हैं, और खो खो हो गया, हमने क्या बताया था, खो खो ऐसा खेल है जिसमें प्रत्येक पक्ष में 9 खिलाड़ी होते हैं। और प्रश्न तो यही पूछा गया कि किस खेल में प्रत्येक पक्ष की टीम में 11 खिलाड़ी नहीं होंगे, तो आपके खो खो में 11 खिलाड़ी नहीं होंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, किस ग्रुप के खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या एक समान होती है? एक समान बताना है, पोलो एवं वाटर पोलो में, बास्केटबॉल वॉलीबॉल में, बेसबॉल खो खो में, या फुटबॉल एवं रग्बी में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या समान होती है? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बेसबॉल और खो खो की बात कर रहा हूँ। बेसबॉल और खो खो ये जो सी ऑप्शन वाला ग्रुप है, प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या समान होती है, और कितने कितने खिलाड़ी होते हैं, दोनों में दोस्तों 9-9 खिलाड़ी होते हैं, ध्यान दीजिएगा, बेसबॉल और खो खो। और क्रिकेट फुटबॉल हो गया, इसमें कितने होते हैं, हॉकी 11-11 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न है, किस ग्रुप के खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है? वॉलीबॉल एवं वाटर पोलो एवं बास्केटबॉल, कबड्डी एवं नेटबॉल एवं खो खो। तो खो खो तो सभी लोग जानते हैं 9 खिलाड़ी होता है, और ये भी जानते हैं वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होता है, तो ये 2 ऑप्शन तो नहीं होंगे। और यहाँ पे कबड्डी में 7 होता है, यानी ये सी ऑप्शन के चांसेस ज़्यादा हो गए, क्योंकि कबड्डी हमें पता, हमने पिछले ही क्वेश्चन में देखा था, ठीक है। तो हमारा ज़्यादातर अगर आपको 50-50 में आएंगे तो सी ही ऑप्शन आपको क्लिक करना। अगर आपको बी ऑप्शन वाटर पोलो और बास्केटबॉल के बाद नहीं पता है, ठीक है, बास्केटबॉल में तो 5 होते हैं, हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था,
तो हमारा कबड्डी और नेट बॉल जो होता है इसमें कितने होते हैं, 7 खिलाड़ी होते हैं, कबड्डी और नेट बॉल। अगला प्रश्न है, किस ग्रुप के खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या सर्वाधिक होती है, सबसे अधिक की बात कर रहे हैं। इस ग्रुप में बताइए, इस ऑप्शन पे बताइए, खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या अधिक होती है। फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं, रग्बी हॉकी में 11 होता है, आइस हॉकी की बात करेंगे। लेकिन रग्बी जो फुटबॉल होता है इसमें दोस्तों 15 खिलाड़ी होते हैं, ध्यान दीजिएगा। रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं, अर्थात हमारा खिलाड़ियों की संख्या सर्वाधिक हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, तो बी ऑप्शन रग्बी फुटबॉल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, टॉप 20 क्वेश्चन है इस सेशन पर, इस क्लास पर, इस वीडियोज पर। सभी प्यारे मित्र लाइक शेयर जरूर करें। निम्नलिखित में से किस खेल की टीम में महिला एवं पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं, ऐसा खेल और टीम बताइए जो दोस्तों महिला और पुरुष दोनों होते हैं। कॉर्फ बॉल गेम में या टीम में, नेट बॉल में, सॉफ्ट बॉल में या हैंड बॉल में। अब आपको पता है सभी में जो ऑप्शन दिया गया है अंतिम में बॉल दिया गया है, अब हमें चूज करना है। तो जो आपका पहला ऑप्शन दिया, ध्यान दीजिएगा, पहला ऑप्शन जो दिया है कॉर्फ बॉल, तो कॉर्फ बॉल ऐसा गेम होता है दोस्तों, ऐसा स्पोर्ट है, इस टीम में महिला एवं पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं, बहुत ही जानना जरूरी है क्योंकि इंटरेस्टेड यह टॉपिक है, क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, कोर्फ बॉल एक गेंद का खेल है जिसमें नेट बॉल और बास्केटबॉल की समानताएं होती हैं। यह 8 टीमों की 2-2 टीमों द्वारा खेला जाता है, जिसमें 4 महिला खिलाड़ी और प्रत्येक टीम में 4 पुरुष खिलाड़ी होते हैं। उद्देश्य एक गेंद एक नेटलेस टोकरी में फेंकना है जो 3.5 मीटर ऊंचे पोल पर लगाई गई है। ये बास्केटबॉल के समान ही समथिंग है। रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि रग्बी फुटबॉल में कितने होते हैं, प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 15 होती है, अर्थात हमारा यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी प्यारे मित्र वीडियो लाइक शेयर जरूर करें, जितने प्यारे भाई बहन शिक्षक बंधु हैं, ठीक है, सभी प्यारे मित्र हैं, सब्सक्राइब चैनल को करते रहें। अगला प्रश्न है, क्रिकेट के आधुनिक संस्करण सुपर मैक्स क्रिकेट में दोनों टीमों में 10 ओवर की एक एक पारी के लिए कितना समय दिया जाता है? 30 मिनट, 45, 60, 70 मिनट, कितने मिनट का समय दिया जाता है? तो दोस्तों क्रिकेट के आधुनिक संस्करण में जो सुपर मैक्स क्रिकेट होते हैं, जो 10-10 ओवर के मैच होता है, तो एक पारी के लिए दोस्तों उनमें कितना 45 मिनट का समय दिया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है, किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की समान समयावधि कितनी होती है? अब अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की बात कर रहे हैं, 60 मिनट, 70 मिनट, 90 मिनट, 120 मिनट। तो आपका कमेंट क्या कहता है? ये किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच में समान समयावधि कितनी होती, तो हम बात कर रहे हैं 90 मिनट, 90 मिनट की बात कर रहे हैं, अर्थात हमारा राइट ऑप्शन सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की सामान्य अवधि कितनी होती है? 60 मिनट, 70 मिनट, 80 मिनट, 90 मिनट। देखिए हमने पिछले क्वेश्चन में बात किया फुटबॉल मैच की, तो फुटबॉल मैच की तो 90 मिनट होगी, तो 90 मिनट तो हो नहीं सकता, राइट ऑप्शन क्या होगा? तो किसी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की सामान्य जो अवधि होती है वह दोस्तों कितने मिनट होती है? तो 70 मिनट होती है, नोट कर लेंगे सभी लोग। किसी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की सामान्य अवधि 70 मिनट की होती है, और इनमें क्या होता है 35-35 मिनट के 2 हाफ होते हैं, जिनमें 5 से 10 मिनट का अंतराल होता था। 20 नंबर क्वेश्चन है, जान लेते हैं, मुक्केबाजी की स्पर्धा में कितने कितने मिनट के 3 राउंड होते हैं? आपको पता है मुक्केबाजी की स्पर्धा होते हैं वे 3 राउंड होते हैं, राउंड ऑफ 3। तो कितने कितने मिनट के अंतराल पर होते हैं? तो जो मुक्केबाजी स्पर्धा होती है, स्पोर्ट्स गेम है, इसमें 3 राउंड होते हैं और 3-3 मिनट के होते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या है, 3 फैक्टर काम कर रहा है, ट्रिपलेट की बात करेंगे, ट्रिपलेट 3-3 मिनट के और 3 राउंड होते हैं, तो ट्रिपलेट यहाँ पे वर्क कर रहा है मुक्केबाजी पर, ध्यान देना है। तो चलिए इस क्वेश्चन पर, स्पोर्ट क्वेश्चन पर एक मॉक क्वेश्चन लेते हैं। आपको पता है हमारा प्रत्येक सेशन पर, प्रत्येक क्लास का अंतिम जो प्रश्न होता है वह मॉक क्वेश्चन होता है, और इस मॉक क्वेश्चन का आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो मॉक क्वेश्चन लाते हैं, क्योंकि आप लोग खोजें उसके बारे में जानें, क्योंकि जब आप खोजेंगे और जानेंगे तो उस क्वेश्चन को आप कभी नहीं बोल पाएंगे। तो कबड्डी की पुरुष स्पर्धा में कितने मिनट का एक हाफ होता है? 15 मिनट का, 20 मिनट का, 25 मिनट का या 30 मिनट का? तो कबड्डी के पुरुष स्पर्धा में ध्यान दीजिएगा, जो कबड्डी की पुरुष स्पर्धा होती है कितने मिनट का एक हाफ होता है? सभी लोग कमेंट करेंगे। अब आपको बताना है,
लेट्स क्रैक फॉल एग्जाम वॉरियर्स बाय जायसवाल सर। अगर आप एग्जाम वॉरियर्स बनना चाहते हैं, एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें और तैयारी ज़ोरदार कीजिए, क्योंकि सिलेक्शन एक सीट जो पाना है वो अपनी खींच के लाना है, क्योंकि यहाँ पर आसानी से कोई चीज़ नहीं मिलने वाली है। अब आपको पता है आसानी से कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी, अब आपको यहाँ पे खींचना पड़ेगा। ठीक है, जैसे स्पोर्ट में सामने गेंदबाजी की जा रही है, अब आपको बल्ला दे दिया गया है, अब आप उसमें आउट भी हो सकते हैं, LBW भी हो सकते हैं, यानी आउट किसी भी तरह से हो सकते हैं। उसको 4 भी मार सकते हैं, 6 भी मार सकते हैं, या उसका 1 या 2 रन ले सकते हैं, या उसे केवल एक कैच टिप कर सकते हैं, या सम्मान कर सकते हैं बॉलर का। तो अब आपके हाथ में क्या करना है आपको। तो चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास पर। धन्यवाद सभी का, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।